2019 का लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। कई वजह से ये खास है, जिसके चलते पूरी दुनिया की नजर लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान के 2019 के पर टिकी है। क्या आपको पता है कि इस बार 90 करोड़ वोटर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं? जी हां, 90 करोड़ वोटर। यह संख्या पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा है और अमेरिका की आबादी से तो 3 गुना ज्यादा वोटर हमारे देश में वोटिंग ही कर जाएंगे। इस बार 1.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी कि 1.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है 543, जिसके लिए चुनाव हो रहा है। और नतीजे जो हैं, नतीजों के बाद सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा जो होगा वो है 272 का। जी हां, 272 का जादुई आंकड़ा है, जिसे हर पार्टी छूने की कोशिश करेगी। अब आपको 2014 के चुनाव के नतीजे भी बताते चलते हैं। बीजेपी को 282 सीटें मिली थी 2014 में। कांग्रेस जो कि बड़ी पार्टी है, वो सिर्फ 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। उसे 44 सीटों से संतोष करना पड़ा था। उसके बाद एआईएडीएमके को 37 सीटें मिली थी और ममता बनर्जी को, टीएमसी को 34 सीटें हासिल हुई थी। अब देखते हैं कि इस चुनाव के महारथी कौन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम पर बीजेपी दोबारा से मैदान में है और दाव खेल रही है, उसे उम्मीद है कि मोदी मैजिक फिर से चलेगा। दूसरे महारथी हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जो इस बार नए तेवर, नए रंग रूप में दिख रहे हैं और लगातार सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के 2 महारथियों पर भी सबकी निगाहें हैं। एक है बीएसपी सुप्रीमो मायावती और दूसरे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या इनका गठबंधन यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी को पछाड़ पाएगा कि नहीं। एक और महारथी हैं ममता बनर्जी। पिछली बार ममता की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 34 सीटें जीत ली थी, 34 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। सवाल है कि क्या दीदी का जादू इस बार कायम रहेगा या फिर बंगाल में बीजेपी का परचम लहराएगा। देखिए, बहरहाल ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। इन सारे सवालों का जवाब हमको मिल जाएगा 23 मई को, जिस दिन वोटों की गिनती होनी है। तो 90 करोड़ जनता पे इस बात का दारोमदार है कि इस बार कौन सी पार्टी अगले 5 सालों के लिए हमें लीड करने वाली है। और हमारे लिए ये लोकतंत्र का पर्व बेहद अहम है। 1.5 करोड़ जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि पहली बार वो वोट करने जा रहे हैं, इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम श्रीनगर के सोनवार इलाके में खड़े हैं, जहां पे कुछ वीआईपी वोटर्स अपना वोट डालने के लिए यहां पे आ रहे हैं, जिनमें फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला शामिल है। यहां पे बेसिकली ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी के आगा मोहसिन और इरफान अंसारी, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है, उनके बीच में। फारूक अब्दुल्ला इस सीट को पिछले कई सालों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तकरीबन 3-4 बार वो यहां से कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं और अब की बार भी उनके जो सामने खड़े हैं, जो कंटेस्टेंट्स खड़े हैं, वो ज्यादा दमदार नहीं है। तो माना जाता है कि ये फारूक अब्दुल्ला के लिए एक केक वॉक हो सकता है। इंडियन न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं आरिश बिलाल। इस वक्त हम बांका के फतेहपुर पोलिंग बूथ पर हैं और बेहद उत्साहवर्धक जो तस्वीर है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। विकलांग हैं, सुबह सुबह पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। लंबी कतार आज सुबह से ही, और जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जाहिर तौर पर मतदाता खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी बाबत सुबह से ही लंबी कतार यहां पर देखने को मिल रही है वोटर्स की। उत्साहवर्धक है चुनाव। ये काफी त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है इस बार चुनाव में, क्योंकि पुतुल देवी भी खड़ी हो गई हैं निर्दलीय रूप में। बहुत दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है। आपके लिए मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पर आप वोट डाल रहे हैं? क्या मुद्दे होंगे, क्या जहन में क्या है जब वोट डाल रहे हैं? योग्य एवं कर्मठ नेता का चुनाव। आपसे समझना चाह रहे हैं कि आपके लिए क्या है मुद्दे? मुद्दा तो पहले सबसे बड़ी बात है कि देश की स्थिति, जो बागडोर हमारे, जो उसके काबिल हो उसी को हम लोग चुनेंगे, जो उसके काबिल हो, जो मजबूत सरकार चाहिए, सरकार बने। बेहद उत्साहवर्धक तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लंबी कतार यहाँ पर लोगों की सुबह से यहाँ पर लाइन में खड़े हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आपसे समझना चाह रहे हैं आपके लिए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो 70 साल से मुद्दा था, अभी 5 साल में सबको मुद्दा नजर आ रहा है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी हैं। उनसे एक साथ वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। उधमपुर वो सीट है जहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला विक्रमादित्य सिंह से है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं उधमपुर की। दूल्हा और दुल्हन साथ में वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। हाथ में उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड ले रखा है। मनीष भाई, ये भी बड़ी दिलचस्प तस्वीरें होती है कि आप अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर सभी काम छोड़कर पहले वोट डालने आए। मेरे ख्याल से दीपक भाई ये एक अच्छी शुरुआत है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने वाली और जीवन को ताकत देने वाली शुरुआत दिखाई देती है। बिल्कुल वैसे मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, एक सशक्त सरकार हो, उसके लिए हर व्यक्ति जाए वोट करे, बहुत जरूरी है। और वाकई हम भी यही अपील करते हैं सभी लोगों से कि अगर आप अपने घर से नहीं निकले हैं तो उठिए, निकलिए और अपना वोट डालकर आइए, क्योंकि आपका एक वोट सरकार बनाने और सरकार गिराने की ताकत रखता है। फिलहाल 8 बजे बिहार में 8% वोटिंग हुई है। अभी तक 9 बजे तक की हम आपको पोलिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 8% वोटिंग हुई है। यूपी में 9 बजे तक 4% वोटिंग हुई है। कर्नाटक के आपको परसेंटेज दिखा रहे हैं। दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं। बिहार में 5 लोकसभा सीटें हैं जहां पर सुबह 8 बजे तक 8% वोटिंग हुई है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 5 लोकसभा सीट असम की है जहां पर 8 बजे तक 10% वोटिंग हुई है। तो ये परसेंटेज आप देखते रहेंगे। सीधे चलते हैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जहां से हमारे सहयोगी संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजनांदगांव से इस बार रमन सिंह के बेटे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रमन सिंह के बेटे का भी टिकट काट दिया गया है, क्योंकि 11 लोगों के टिकट काटे गए हैं। छत्तीसगढ़ में जितने पूरे कैंडिडेट थे उन सभी कैंडिडेट्स को बदल दिया गया है। संजय, राजनांदगांव से अगर रमन सिंह के बेटे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अभिषेक, तो वहां पर किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं? क्या चुनावी मुद्दे देखने को मिल रहे हैं? फिर से एक बार संजय के पास जाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 से 11 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिए। इस बदलाव का कितना असर मनीष भाई आपको दिखाई देगा इन चुनाव के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल से ये उस परिप्रेक्ष्य में बदले गए दीपक भाई, जो विधानसभा में करारी हार हुई, उसको देखते हुए ये लगा कि इस बार किसी भी तौर पर कोई ऐसा पुराना चेहरा हम ना रखें जिसके तहत हम अपने मतदाताओं से या वोटरों को ये बता पाएं कि हम फिर से वही कर रहे हैं जो गलती हम दोहरा चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसी बदलाव के तहत एक्सपेरिमेंट करना बीजेपी की और खास तौर पर आप देखें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आदत है कि नए प्रयोग कर नए तरह से एक नई कहानी लिखना। मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में उन्होंने इसी की एक परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए ये कोशिश की है कि नया संदेश पार्टी में दिया जाए कि हम नए लोगों को भी सामने लाते हैं और उन्हें चुनावी मैदान में उतारकर उन पे जुआ भी खेलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्या बात करें। नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है कि वहां के जितने सांसद थे सभी इस बात के लिए फंसे हुए थे कि 5 साल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के उन बहुतायत सांसदों ने किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया था, जिसके चलते उनके टिकट को बदलना पड़ा। एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके यहाँ पर कार्यकर्ता बूथ लेवल तक काम करता है। और कार्यकर्ता काम करता है ना, जो सांसद बन जाता है वो काम करता है। जो सांसद बन गया उसने काम नहीं किया। नवीन भाई, ये हकीकत थी, जिसके चलते आपको पूरे कैंडिडेट बदलने पड़े। भाई, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता होगा, लेकिन कार्यकर्ता एक भाई मेरी बात सुनिए, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता होगा, लेकिन कार्यकर्ता जिसको जिताकर भेजता है वो कितना बदल जाता है। यही तो कारण है कि आपने 11 के 11 बदल दिए ही तय करते हैं। विधानसभा में आपका सन्नाटा हो गया। वो कार्यकर्ताओं की बात को सुना जाता है। हमारे यहाँ अगर आप कार्यकर्ताओं की बातों की सुन रहे होते और फीडबैक ले रहे होते तो आप छत्तीसगढ़ से आपका टुकड़ा नहीं साफ हुआ होता। बिल्कुल, आप समझ चुके हो छत्तीसगढ़ ये सिचुएशन। आज देखिए, मैं कांग्रेस के कहा और अपने दोनों के बीच में अंतर बताता हूँ। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मांग थी, जिस प्रकार से भोपाल में स्वाधीन प्रज्ञा चुनाव लड़ रही है, जिनको कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद के नाम पर जबरन फंसाया तो सब जानते हैं। और उसके फंसाने वाले कौन लोग थे? वो कार्यकर्ता थी क्या नवीन जी? वो आपकी कार्यकर्ता थी क्या? नहीं, साध्वी प्रज्ञा बीजेपी की कार्यकर्ता थी क्या? कार्यकर्ता थी वो। जो आचार्य प्रमोद कृष्णम एलियस प्रमोद त्यागी, जो कांग्रेस के महामंत्री भी रहे हैं गाजियाबाद में, उनके यहाँ पर भावेश पटेल को रखा गया।
और उसके बाद सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, आरपीएन सिंह, ये श्री प्रकाश जायसवाल, पी चिदम्बरम, ये सब लोग उसको मोटिवेट करते रहे कि वो हिंदुओं के खिलाफ बयान दे और ये कहे कि इन लोगों ने ब्लास्ट कराए। और उसने एफिडेविट दिया कोर्ट में बाकायदा कि साध्वी प्रज्ञा हो चाहे मोहन रोकूंगा। मुझे सीधे चेन्नई चलना है जहां से हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रही है। गौरी, ये पहला चुनाव है जो जयललिता और डीएमके के नेता करुणानिधि के बगैर हो रहा है। इन दो हस्तियों के बगैर चुनाव कितना बदला हुआ है तमिलनाडु के अंदर? जी, पूरा समीकरण जो है दीपक इस वक्त बदल चुका है, क्योंकि कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता एक भारी लहर चल रही है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा दो दिग्गज नेता की कमी बहुत महसूस की जा रही है इस वक्त तमिलनाडु में। मेरे साथ कुछ वोटर्स हैं जिन्होंने अभी वोट किया है, मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ, यू कैन कम हियर, हाउ बिग, कितना बड़ा ये वैक्यूम है विद नो करुणानिधि एंड विद नो जयललिता? It is very big vacuum. Actually, we don't. There are many in the list. We don't know who is going to deliver something and to whom we vote. बड़ा वैक्यूम है, बड़ा confusion है. Yes. आपको लगता है that now that you have these, ma'am, you can come here, with these rainbow alliances, you know, with so many parties and so many alliances, ये impact करेगा वोटर पे? Because I was speaking to some of them, they said in my constituency there is no AIADMK, there is no DMK also, दोनों है ही नहीं. Exactly. This rainbow alliance has really got given us a very good confusion that some party in that one we like, some we don't like. आपको लगता है कि ये impact करेगा? Yes, the real factor, great factor in that one. Yes, Great it's going to factor? affect our voting. Okay, you agree? आपको लगता है ऐसा? Right. Okay. You know, let me ask you this also कि क्या बड़ा issue है, big issue इस इलेक्शन में? A lot of people are not coming forward to vote. I think people should come forward and vote. You raised a valid point. ये मैं भी देख रही हूँ कि अभी यहाँ पे पोलिंग सेंटर्स पे ब्रिस्क वोटिंग नहीं हो रही है. When I had gone to see Kanimo's vote, there was very few people. बहुत कम लोग थे वहाँ पे उस वक्त. Why is that so? It's past 9:30 actually. But maybe Yes. Madras always wakes up little late. आपको लगता है सेकंड हाफ में ज्यादा होगा? Second off, it will be very brisk. I'm very sure. hopefully. Okay, hopefully. आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है? Big issue. Hindi English, yeah. Big issue is development, India's progress. What about it, sir? India's progress. The nation has to progress, right? So that is the issue. That is the issue. Okay, Gauri. let me ask you this question, ma'am. You to you also. एक तरफ है, you know, some parties say that there's jobs. Yes, Deepak. गौरी, बताइए. सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महिला वोटर आपके साथ खड़ी हुई हैं। जयललिता जैसा करिश्माई नेतृत्व तो इस वक्त एआईएडीएमके के साथ नहीं है, तो क्या महिला वोटर इसके चलते एआईएडीएमके से चिटककर डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ जा सकती है? आपको किस तरह का शिफ्ट दिखाई दे रहा है जयललिता की गैर मौजूदगी के चलते? महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे पूछने दीजिए इन दोनों महिला से. जयललिता के बिना डू यू थिंक विमेन वोटर्स कैन बी डेजर्टेड फ्रॉम एआईएडीएमके? क्या वो एक इंपॉर्टेंट इशू है? नो जयललिता कैन इम्पैक्ट विमेन वोटर्स फॉर एआईएडीएमके? To an extent, but now since a lot of people know about coming forward to vote, I think the awareness is a little more. So I think एआईएडीएमके पे असर नहीं पड़ेगा इससे? Less impact on AIADMK, even if no Jayalalitha is there for women voters? It's a great impact, but yeah, we have to move forward with it. What would you like to say to that, ma'am? I like it. Okay, all right. So, thanks a lot. Thank you so much, ma'am. दीपक, जैसा कि आपने देखा, हिंदी एक थोड़ा सा बैरियर है यहाँ पे तमिल स्पीकिंग ऑडियंस के साथ, बट मूल रूप से बात जो समझ में आई है वो ये है कि जयललिता की गैर मौजूदगी जरूर इम्पैक्ट करेगी एआईएडीएमके पर, इसमें कोई शक नहीं है. जहां तक महिलाओं का सवाल है, यस, वो एक बहुत बड़ी फिगर थी तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, तो शायद कहीं ना कहीं वो एक लिंक जो है वो ढीला पड़ सकता है. पर ये वो चुनाव है जिसमें अगर आप बात करें तो एक तरफ अगर जयललिता नहीं है तो दूसरी तरफ करुणानिधि भी नहीं है, तो मुद्दे जो है वो लोकल बन जाएंगे. और एक बहुत बड़ा इशू जो ये समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ इतने बड़े बड़े गठबंधन बन गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना एआईएडीएमके है ना डीएमके है, तो हम समर्थक जरूर हैं इन पार्टियों के, बट हम इन पार्टियों को कैसे वोट करें जो इस गठबंधन में है. तो ये एक बहुत बड़ा
चुनावी मुद्दा जो है वो कुछ लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि AIADMK का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसे डबल एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। एक लोकल AIADMK सरकार की और एक मोदी सरकार की। इस डबल एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर आपको इन चुनाव में दिखाई दे रहा है गौरी? दीपक, मैं यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से हूँ और मैंने काफी लोगों से बात की है। ये एक इम्पैक्ट कर सकता है और इस वक्त क्योंकि एक परसेप्शन है कि जो सरकार इस वक्त चल रही है तमिलनाडु की, वो एक पपेट सरकार है, तो भले ही बीजेपी लड़ सिर्फ 5 सीटों पे रही हो, उसका इम्पैक्ट ज्यादा महसूस किया जा रहा है ऑन ग्राउंड पे। और ये भी एक कारण है कि पलानीसामी और ओ पनीरसेल्वम जो हैं, जो इतने स्ट्रांग लीडर्स नहीं हैं तमिलनाडु में, तो एंटी इनकम्बेंसी का इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि बीजेपी लड़ सिर्फ 5 सीटों पे रही है, बट परसेप्शन पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से देखने को मिल रही है। चलिए गौरी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम दिन भर आपसे बात करते रहेंगे कि तमिलनाडु में लोग किस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, किस तरह वोटिंग कर रहे हैं और क्या इंडिकेशन वहां से इस पोलिंग के बाद मिलने वाले हैं। इस बीच हेमा मालिनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, संवाददाताओं से बात कर रही है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी क्या कह रही है। जगह में कई जगह नहीं होगा, अभी उसको सब करना है। जो दिख रहा है अच्छा, वो सब इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई एफर्ट। मैम, इस बार यूपी आसान नहीं है क्योंकि इस बार महागठबंधन है, सपा बसपा एक हो गए हैं। आपके मथुरा से भी आरएलडी का कैंडिडेट है। देखिए, सपा बसपा जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, नाव सब मिल के कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी इतना उनका हैसियत बड़ा है, इतना काम इतना अच्छा किया है। हैसियत बड़ा होने के रहने दीजिए, काम इतना किया है, उससे लोग इतने प्रभावित है, तो इसमें थोड़ा घबरा के सब लोग एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। दुश्मन होने के बावजूद सब एक साथ मिलकर मोदी जी को हटाने की कोशिश में हैं। आप पर मैम बाहरी कैंडिडेट तमाम जो आपके प्रत्याशी हैं अगेंस्ट हो कहते हैं बाहरी हैं, बाहरी, इसका कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? इसका देखिए, पहले तो ये घर मेरा है जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बाहरी हैं तो क्या, बाहर से हमने इतना काम जो किया ये यहाँ रहते हुए किसी ने नहीं किया, इसके लिए क्या किया जाए बताइए। जो मुझसे पहले सांसद थे ना, तो उनको जाके पूछिए ना जो आरएलडी के हैं कि आपने क्यों। तो हेमा मालिनी बड़े स्ट्रांगली अपने केस को डिफेंड कर रही हैं, मथुरा से खड़ी हुई हैं, उनका महागठबंधन से भी मुकाबला है और कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट वहां पर खड़ा कर रखा है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अजय जांडियाल के पास, जो कि जम्मू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज 2 सीटों पर वोटिंग है, श्रीनगर और उधमपुर। अजय, सबसे पहले मैं उधमपुर के बारे में जानना चाहूंगा। जितेंद्र सिंह कितना काम किया है पिछले सालों में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और क्या जनता को वो याद है? जहां तक काम की बात है, जो पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, वो अपने आप में बड़ी तरह कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम करवाया है, मगर वो 23 तारीख को साफ हो जाएगा कि कितना काम करवाया है। मगर जो यहां पे हमने पल्स महसूस की है लोगों से बात करके सुबह से, लोगों का ये कहना है कि उनके लिए कैंडिडेट मैटर नहीं करता है। मैं इस वक्त कठुआ में हूं और कठुआ जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा 5 अन्य डिस्ट्रिक्ट जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, जिसमें डोडा, उधमपुर, कठुआ, रामबन, किश्तवाड़ और जो है कई डिस्ट्रिक्ट में शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यहां पर लोगों का कहना है कि वो प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। मेजॉरिटी में यहां हमने ये फील किया है। अभी लोगों से बात करते आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार क्या पल्स है, लोग क्या कहते हैं। मगर यहां जो काम बिगाड़ रही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, वो चौधरी लाल सिंह है, जो बीजेपी के ही अपने एक मंत्री थे, जो एक यहां पे अलग संगठन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां लोगों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है किस तरह से इस वक्त मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावों में, क्या सोचकर वोट करने वाले? सर, पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट नहीं देख रहे। मैक्सिमम लोग यहाँ पे कैंडिडेट देके वोट डाल रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लोगों ने 5 साल में देखा भी नहीं है और उन्होंने लोगों को 5 साल में नहीं देखा। आप बात करें चौधरी लाल सिंह जी की, तो मैक्सिमम वोटर यहाँ पे चौधरी लाल सिंह जी को ही वोट कर रहा है, क्योंकि वो एक अच्छे कैंडिडेट हैं और उससे पहले वो 2 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 3 टाइम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुके हैं। तो हमारा वोट तो चौधरी लाल सिंह जी के लिए, हमारा वोट डेवलपमेंट के लिए है। डेवलपमेंट के लिए है। आपको क्या लगता है, जिस तरह 2014 में लोगों ने वोट डाला, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या सोचकर आप वोट डालें? देखिए सर, हम तो वोट डालेंगे, कैंडिडेट देखिए वोट डाले हम। तो चौधरी लाल सिंह अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे।
चौधरी लाल सिंह आपको बता दूं यहीं आगे पर मैं जो है आपके पास फिर लौटूंगा, आपको बता दूं यहीं आगे पर मैं जो आपके है पास फिर लौटूंगा। आप इन तमाम लोगों से बात करिए, इनसे आपकी जो बातचीत है वो हम आपको फिर दिखाएंगे। फिलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से हमारी ये पूरी बड़ी कवरेज जारी रहेगी।